वहीं दूसरी ओर एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में पदस्थ एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट ने ग्रैंड एशियन न्यूज से हुई चर्चा में निश्चेतना को लेकर लोगों के मन में बैठी भ्रांतियों को दूर किया। एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर पवन देशमुख ने बताया कि किस स्थिति में पीड़ितों को बेहोश किया जाता है और किस तरह से निगरानी रखी जाती है। आइए देखते हैं बातचीत के खास अंश। निश्चेतना, इस शब्द को सुनते ही लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि निश्चेतना शब्द को अपन एनेस्थीसिया भी कह सकते हैं। एनेस्थीसिया और निश्चेतना एक ही है, पर्यायवाची, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, हम सबके बराबर हैं। क्योंकि निश्चेतना विभाग जो रहता है वो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। किसी भी विषम परिस्थितियों में लाए गए मरीज को पहले जो निश्चेतना विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर रहते हैं उनके द्वारा चेकअप करने के उपरांत ही उसे ऑपरेट किया जाता है। आज हमारे साथ ग्रैंड एशियन न्यूज के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक निश्चेतना विशेषज्ञ। निश्चेतना क्या चीज़ है, किस तरह का उसका इस्तेमाल किया जाता है, किन परिस्थितियों में मरीज की किस दशा दिशा में। आइए इस तरह से निश्चेतना विभाग को लेकर के लोगों के मन में जो सवाल उठते हैं, आइए आज हम उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय देंगे। नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिवादन। मैं डॉक्टर पवन देशमुख, मैं मूलतः नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, पर पिछले 6 साल से मैं यही भिलाई छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। क्योंकि सर आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और क्योंकि इस निश्चेतना विभाग के को ही लेने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा, जैसे कि मैंने बताया, मैं नागपुर से हूँ, तो मेरे 12वीं तक की पढ़ाई 10वीं 12वीं नागपुर से ही हुई है। उसके बाद मैंने सरकारी मेडिकल कॉलेज नागपुर में MBBS की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद MBBS के बाद जब निश्चेतना विभाग में स्पेशलिटी की पढ़ाई के लिए मैंने मुंबई में ग्रैंड मेडिकल कॉलेज से किया है। उसके बाद करीब 2 साल तक मैं DND की शिक्षा लिया हूँ एनेस्थीसिया में, वो सेक्टर 9 अस्पताल, पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल जो है सेक्टर 9 में, वहाँ से। उसी दौरान मेरी इस शहर से परिचय हुआ और चूँकि यह शहर काफ़ी शांत है और यहाँ का रहन सहन लोग काफ़ी अच्छे लगे, उस हिसाब से मैं फिर यहाँ पर आकर स्थापित हुआ। क्योंकि सर आमतौर पर लोगों के मन में निश्चेतना विभाग को लेकर के एक सवाल हमेशा से उठता है। तो सर हम आज आपसे ये जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि किन परिस्थिति में मरीज को निश्चेतना विभाग में लाया जाता है, उस दौरान उसकी स्थिति किस तरह की होती है, या उसे किसी भी समय किसी भी मरीज को जो दुर्घटना करने ऑपरेशन जिनका होना, उसको निश्चेतना किस तरह से मतलब बेहोशी की हालत में लाया जाता है? तो निश्चेतना विभाग जैसे देखा जाए तो अगर मोटे तौर पे आप कहें तो इसको बेहोशी के अंदर आता है। तो जनरली जो पहले के ज़माने में हमारा काम सिर्फ ऑपरेशन थिएटर तक ही सीमित था। जो मरीज ऑपरेशन के लिए आते थे उनको बेहोश करके उनको दर्द रहित ऑपरेशन कराना, ये निश्चेतना विभाग का दायित्व था। और आज के ज़माने में निश्चेतना विभाग के अंदर और काफ़ी स्पेशलिटी जुड़ चुकी है। अभी क्रिटिकल केयर में निश्चेतना विभाग का काम होता है। जैसा कि मैंने बताया, शल्य क्रिया के लिए तो निश्चेतना विभाग काम करता ही है। हम ऑपरेशन थिएटर में जो भी मरीज जाता है उसको पहले निश्चेतना विभाग के डॉक्टर चेक करते हैं। ऑपरेशन के लिए उसका फिटनेस किया जाता है, ज़रूरी जांच शरीर की जो है उसको किया जाता है। उसके दौरान यदि ऑपरेशन के दौरान क्या घटना घट सकती है, किसी में रक्तस्राव ज़्यादा हो सकता है या और कोई कॉम्प्लिकेशन, जो उसके लिए पहले से तैयारी करनी होती है, वो भी हमारे द्वारा की जाती है। और अभी हाल ही में जो वैश्विक महामारी फैली कोरोना की, उसमें निश्चेतना विभाग ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हमारे कई एनेस्थेटिस्ट डॉक्टरों ने कोविड में काम किया है, मैंने खुद भी अपनी सेवाएं दी हैं। इसमें हमारे कई फेलो एनेस्थेटिस्ट को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है, क्योंकि जो एनेस्थेटिस्ट जो थे वो कोरोना में सीधे सीधे मरीज के संपर्क में आते थे। जिनको सांस का तकलीफ है उनको सांस की नली डालनी पड़ती थी, वो एनेस्थेटिस्ट के द्वारा किया जाता था, तो जिसके कारण कोरोना का सीधा संसर्ग इन लोगों को हुआ। तो
तो एक तरीके से कहा जाए तो निश्चेतना विभाग जो पहले पर्दे के पीछे वाला काम था वो अब बढ़ चढ़ के लोगों के सामने आ रहा है और इसकी जो महत्वपूर्णता है वो अभी धीरे धीरे सबको पता चल रही है। क्योंकि सर जैसे किसी मरीज को क्रिटिकल केयर स्थिति में अगर अस्पताल में लाया जाता है, जैसे उसके किसी अंग में ऑपरेट करना चाहिए, डॉक्टरों ने निर्णय लिया रहता है कि इस जगह पे इसका ऑपरेशन करना है, तो क्या सर मरीज को पूर्ण रूप से बेहोश किया जाता है कि पर्टिकुलर उसी स्थान पर? बेहोशी के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो वो सारे एक प्रकार होता है जिसको हम लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं, तो जिसमें जैसे शरीर के कहीं पे एक छोटी सी गांठ है तो उसी के अगल बगल इंजेक्शन देके वो हिस्सा सुन कर दिया जाता है जिससे मरीज को दर्द ना हो, चीरे का दर्द ना हो और ऑपरेशन हो सके। दूसरा एक होता है जो मेरुदंड में सुई लगा के किया जाता है, बीच में सुई लगाते हैं जिससे कमर के नीचे के सारे ऑपरेशन, पैर का ऑपरेशन हो गया, पैर की हड्डी का ऑपरेशन हो गया, बच्चेदानी का ऑपरेशन, या जैसे एक कॉमन LSCS है जो सीज़ेरियन डिलीवरी है उसके ऑपरेशन के साथ, इस तरह के सारे ऑपरेशन कमर में सुई लगा के किए जाते हैं। कमर में जो सुई लगती है उसमें मरीज पूर्णतः बेहोश नहीं होता है, मरीज ऊपर होश में रहता है, पर उसका कमर से लेकर नीचे तक आधा शरीर सुन्न पड़ जाता है जिससे उनको दर्द नहीं होता, पैर डूल नहीं पाते। और जिसमें अभी जो नई नई दवाई आई है तो इसमें दवाई ऐड करने से करीब 24 से 36 घंटे तक हम दर्द से मुक्ति पा सकते हैं उस दवाई से। और तीसरी तरीके का जो जैसे मैंने बताया कि एक पूर्ण बेहोशी जिसमें लगती है, तो जो ऊपर के ऑपरेशन हो गए जैसे सर का ऑपरेशन है, कार्डियक सर्जरी हो गया, इसमें मरीज को पूर्णतः बेहोश कर दिया जाता है, तो मरीज पूर्ण बेहोशी में मरीज का सांस भी रुक जाता है, तो ऐसे में उनको मुंह से सांस की नली डालते हैं। एक कॉमन वर्ड जो आपने सुना होगा वेंटिलेटर पे रखा जाता है और उसके बाद जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है तो ऑपरेशन और मरीज की स्थिति को देखते हुए फिर निर्णय लिया जाता है, फिर मरीज को होश में लाके जब मरीज खुद से अच्छे से सांस ले पाता है तो उसके बाद वो सांस की नली निकाल दी जाती है। सर चूँकि जिस व्यक्ति को, जिस भी मरीज को चेतना विभाग में लाया जाता है तो सर उसके कुछ दुष्परिणाम भी सर आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। दुष्परिणाम तो ऐसा है सर कि हर चीज़ के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, पर हर चीज़ जो फॉलो की जाती है उसमें वही होता है कि जिसमें फ़ायदा ज़्यादा है और नुकसान कम है। अब कई मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको जैसे इमरजेंसी ऑपरेशन करना है तो उसको बेहोशी का खतरा है, बेहोश करने में खतरा है, पर अगर बेहोशी का खतरा कम है और अगर बिना बेहोश के ऑपरेशन अगर नहीं कर पाते और खतरा ज़्यादा है तो इस डिसाइड में हमको मरीज के हित में सोचना पड़ता है, जिस चीज़ में उसको खतरा कम हो, दुष्परिणाम कम हो, वो चीज़ हम फॉलो करें। सर अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे, चूँकि आप नागपुर से बिलोंग करते हैं तो आपके घर में भी सर कोई डॉक्टर होते हैं? एक्चुअली मेरे घर में मतलब मेरे पूरे खानदान में मेरे अलावा अभी कोई डॉक्टर नहीं है। मेरे पिताजी जो थे वो एक बिजनेसमैन है, मेरी माताजी है वो हाउसवाइफ है, मेरी माताजी भी ग्रेजुएट थी, तो मेरी मम्मी का ये इच्छा थी कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, आगे पढ़ लिख के नाम कमाए, तो उन्हीं के मार्गदर्शन और प्रेरणा से मैं आज इस जगह पे पहुंचा। सर चूँकि आप लगातार अनुभव इस फील्ड में क्या काफ़ी अनुभवी हो चुके हैं, तो सर ऐसा कोई हादसा जिसको आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर ऑपरेशन में खतरा होता है और बेहोशी में भी खतरा होता है। तो एक किस्सा ऐसा है जो मेरे एकदम जहन में फंसा हुआ है। मैं मुंबई में जगजीवन राम हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी का हॉस्पिटल है वाकला में, वहाँ पे मैं काम कर रहा था हमारा एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में। तो एक पेशेंट का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था, पेशेंट का ऑपरेशन हो गया और उसको फिर हमने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आईसीयू में शिफ्ट करने के थोड़ी देर बाद, करीब आधा पौन घंटे बाद अचानक मरीज़ की हालत बिगड़ने लगी, बीपी गिरने लगा, धड़कन कम होने लगी और फिर उसमें हमको समझ में आया कि कुछ ठीक नहीं है, शायद ऑपरेशन के बाद जो टाका लगा था कहीं नस में खुल गया था। तो ऐसी स्थिति में हम जैसे उसको तुरंत, मैं लिटरली उसके, हमारा उस टाइम ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू लगा हुआ था, तो मैं बेड पे चढ़ गया, चूँकि दिल के आजू बाजू पूरा खून जमा हो रहा था तो दिल सही से धड़क नहीं पा रहा था। मैं छाती पे चढ़ के बैठ के मैं छाती दबाने लग गया। हमारे जो सर्जन फेलो थे, डॉक्टर सागर थे कार्डियक सर्जन, वो खुद अपने हाथ से उसी बेड को ढकेलते हुए मरीज और मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। उन्होंने वहीं पे
वापस से जो था चेस्ट ओपन किया, अंदर पूरा जो था ब्लड जमा था, ब्लड निकाला। तब तक मैं मरीज़ को वेंटिलेटर पे डाला, तो हम दोनों तरफ से सिर्फ ब्लड जो था साइड से उनको सलाइन से पुश कर रहे थे पूरा टाइम। मरीज़ का बीपी इस दौरान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इतना ब्लड लॉस हो चुका था। पर फिर भी उन्होंने जो था पूरा साफ़ किया, जहाँ से एक कोई नस जो थी वो फट गई थी, उस नस को वापस सिया, और उसके बाद भी जो हमने सारा ब्लड चढ़ा दिया, सारी दवाइयाँ चालू कर दी, पर मरीज़ का बीपी बिल्कुल नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में फिर मरीज़ फिर हो गया सारा रुक गया, ऑपरेशन ख़त्म करके हमने वापस आईसीयू लाया। तो करीब मरीज़ का 12 से 18 घंटे तक मरीज़ का बीपी नहीं था। तो हमने तो जैसे कि होता है कि दिमाग और दिल बहुत कमज़ोर, शरीर के सबसे कमज़ोर हिस्से होते हैं, उनको अगर थोड़ी देर भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो हिस्सा मृत होना शुरू हो जाता है। तो हमने तो बिल्कुल भी आशा नहीं की थी कि इतना लंबा समय जो बिना बीपी बिना ऑक्सीजन के निकल गया, उसमें मरीज बाहर निकल पाएगा। पर जैसा कि कहते हैं, हम तो सिर्फ डॉक्टर हैं, हम भी आम आदमी हैं, हमारा काम है कि बस अपना काम करो, कर्तव्य करो। जीवन देने वाला और बचाने वाला भगवान है। तो वो मरीज जो था वो करीब 2 दिन के बाद उसका बीपी धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ, और भगवान की दया से वो 3 महीना आईसीयू रहा, और 3 महीने के बाद अपने पैर से चलते हुए आईसीयू से बाहर आया। तो भगवान है, और सबको बचाने वाला भी भगवान ही है। तो ऐसे कुछ किस्से होते हैं जिसको अनुभव करने के बाद ये सार्थकता लगती है कि इस फील्ड को मैंने चुना, और इसके सहारे में किसी का जीवन बचाने में एक प्यादे की भूमिका निभा पाया। ये थे हमारे साथ निश्चेतना एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में पदस्थ निश्चेतना डॉक्टर पवन देशमुख जी, जिन्होंने इस विभाग से संबंधित तमाम जानकारियां हमें दी कि किस कंडीशन में लाया गया मरीज को निश्चेतना विभाग में लाया जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो निश्चेतना विभाग होता है उसे अब सामान्यतः रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है, क्योंकि इनके द्वारा ओके करने पर के उपरांत ही सर्जन द्वारा पेशेंट को हाथ लगाया जाता है और ऑपरेट किया जाता है। इस विभाग की एक महती जिम्मेदारी, क्योंकि डॉक्टर पवन देशमुख एक साधारण परिवार से बिलोंग करते हुए आए हैं, और इनके घर में किसी भी सदस्य द्वारा किसी चिकित्सीय सेवा से नहीं जोड़ा गया था। इनकी माताजी का सपना था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, जिस पर इन्होंने कर दिखाया और वे डॉक्टर बने। आज इनके द्वारा लगातार एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में सेवाएं दी जा रही है। कई तरह की इन्होंने हमें जानकारियाँ दी। हमारे दर्शकों से अपील है कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए अभिषेक के साथ संजय दुबे।